हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको +2 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है आपको स्टार्ट कराया था सेकंड बुक का व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक का सेकंड पार्ट हम आपको करा रहे हैं। और सेकंड पार्ट में जो अगला टॉपिक है वो है आपका समष्टि अर्थशास्त्र के 4 प्रमुख क्षेत्र यानी 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के 4 क्षेत्र होते हैं बेटा। पहला क्षेत्र जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ वेल्थ सेक्टर। फर्स्ट और सेकंड का आप क्रम बेस चाहें तो बदल सकते हैं। कई बुक्स में आपको फर्स्ट जो पॉइंट है वो सेकंड पर, सेकंड वाला फर्स्ट पर दिया हो सकता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप देखिए एक इकोनॉमी के या एक अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र जो है प्रोडक्शन सेक्टर यानी फर्म क्षेत्र भी या उत्पादक क्षेत्र भी हम इसको कहते हैं। दूसरा क्षेत्र घरेलू क्षेत्र, परिवार क्षेत्र भी कहते हैं या हाउस होल्ड सेक्टर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तीसरा क्षेत्र है जो गवर्नमेंट या सरकारी क्षेत्र और चौथा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर यानी शेष क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र होते हैं एक इकोनॉमी में जो कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं। चारों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि पहला उत्पादक क्षेत्र। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्षेत्र क्या करता है। ये क्षेत्र क्या करता है, देखिए कि जो ये वाला क्षेत्र है ये क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। यानी प्रोडक्शन सेक्टर इज दैट सेक्टर विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स यानी उत्पादन के साधनों की सहायता से ये क्षेत्र जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। देखिए आप ये जानते हैं कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहला जो साधन होता है वो है लैंड यानी भूमि, लेबर, श्रम, कैपिटल, पूंजी एंड फोर्थ जो सेक्टर है वो है आपका इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमी। तो कुल 4 क्षेत्र हुए लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप यानी भूमि और श्रम, पूंजी और उद्यम। ये 4 क्षेत्र होते हैं जिनकी सहायता से कोई भी उत्पादक उत्पादन कर सकता है। तो इन चारों क्षेत्रों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। ये चारों क्षेत्र जो है उत्पादक क्षेत्र जो है प्रोडक्शन सेक्टर वो हाउस होल्ड सेक्टर से खरीदता है यानी परिवार क्षेत्र से खरीदता है। यानी जैसे मान लीजिए लैंड, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति शॉप खोलना चाहता है तो उसको दुकान या जो भी गोदाम है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, परिवार प्रोवाइड कर रहा है। मान लो आपने दिया या हमने दिया तो हमारे यानी परिवारों से उसको वो लैंड प्रोवाइड हुई। इसके बाद लेबर, अगर कोई वहां काम करने जाता है तो वो भी परिवारों से जा रहा है। कैपिटल पूंजी हम सेव करते हैं तभी तो उन्हें उद्योगपतियों को पैसा मिलता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को। और उद्यमी परिवारों में से जो व्यक्ति उस काम को स्टार्ट कर रहा है वो कहाँ से है, वो भी परिवार से है। तो ये चारों साधन कौन प्रोवाइड कराता है, ये परिवार क्षेत्र यानी हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कराता है। और इनकी सहायता से जो प्रोड्यूसर है वो वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है, वस्तुओं और सेवाओं का, ठीक है। तो इसी से संबंधित है। तो प्रोडक्शन सेक्टर इज दैट सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, ठीक है नहीं। यह क्षेत्र उत्पादन के विभिन्न साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम आदि को परिवार क्षेत्र से खरीदता है या किराए पर लेता है, ठीक है, और उनकी सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, ठीक है। और मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को ग्रस्त को बेचता है। तो 2-3 चीजें इसमें गई। एक तो ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, दूसरा वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए परिवारों से जो है फैमिली से या हाउस होल्ड से लैंड लेबर यानी जिन्हें हम फैक्टर कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो परचेज करता है और उनकी सहायता से उत्पादन करता है और उन्हें किसको, परिवार क्षेत्र को उन वस्तुओं को बनाकर बेच देता है, ठीक है, जिससे हम अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा क्षेत्र है ग्रस्त क्षेत्र। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, तो जैसा आपको बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है उत्पादक क्षेत्र को, प्रोडक्शन सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को क्या प्रोवाइड कराता है,
हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 चीजें प्रोवाइड कराता है, और जिनकी सहायता से जो है हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे देखिए कि ये आपका मान लीजिए फिगर, ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। यहाँ आपकी मान लीजिए परिवार क्षेत्र है और यहाँ आपका प्रोडक्शन सेक्टर है। तो देखिए ये पहला, अगर प्रोडक्शन सेक्टर की बात करते हैं तो ये सेक्टर, ठीक है, ये सेक्टर क्या करता है, ये सेक्टर पहले तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर लेता है। क्या लेता है? लेता है लैंड यानी भूमि, इसके बाद क्या लेता है, लेबर, इसके बाद क्या लेता है, कैपिटल, और इसके बाद क्या लेता है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। ये 4 चीजें लेता है। इसके बाद ये भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम की सहायता से ये प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उस प्रोडक्शन को किसको बेच देता है, हाउस होल्ड सेक्टर को, यानी इसकी तरफ चला जाता है। क्या चला जाता है, वस्तुएं यानी गुड्स एंड सर्विसेज, और सेवाएं यहाँ से इस ओर चली जाती हैं, जिन्हें यूज करके उपभोक्ता सेक्टर है जो, या परिवार क्षेत्र है, वो संतुष्ट होता है। इज दैट क्लियर? अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, तो यहाँ भी ये लिखेंगे कि ये जो सेक्टर है ये प्रोडक्शन सेक्टर को भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम उपलब्ध कराता है, और इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदता है, जिसकी सहायता से वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद तीसरा सेक्टर देखिए, सरकारी क्षेत्र क्या करता है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर वो सेक्टर होता है जो टैक्स लगाता है, ठीक है, और सब्सिडी देता है, आर्थिक सहायता से संबंधित कार्य करता है। दिस सेक्टर इम्पोज टैक्स एंड गिव सब्सिडी, ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर जो है इम्पोज डायरेक्ट टैक्स और टू द हाउस होल्ड एंड इनडायरेक्ट टैक्स टू द प्रोड्यूसर, यानी सरकारी जो क्षेत्र है वो घरेलू क्षेत्र पर तो घर परिवारों पर तो प्रत्यक्ष कर लगाता है, और उत्पादकों पर अप्रत्यक्ष कर लगाता है। यानी परिवारों पर प्रत्यक्ष कर का मतलब है आय कर, संपत्ति कर इत्यादि लगाता है, ठीक है, और उत्पादकों पर ये जो है सेल टैक्स, ठीक है, जिसको हम बिक्री कर कहते हैं, प्रोडक्शन के टैक्स, आजकल सर्विस टैक्स, जीएसटी, ये लगाता है। क्लियर? यह क्षेत्र गृहस्थ को बुढ़ापा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, स्कॉलरशिप आदि भी देता है, और उत्पादकों को आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी देता है। और लास्ट है शेष क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या करता है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, ठीक है। एक देश से दूसरे देश को जब वस्तुएं बेची जाती है तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, एक देश द्वारा दूसरे देश से जब वस्तुएं खरीदी जाती है तो इसको इंपोर्ट कहते हैं, आयात और निर्यात। इसके बाद हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसको फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है, मुक्त अर्थव्यवस्था, इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहता है, बाजार अर्थव्यवस्था। तो देखिए ये होती क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों, ठीक है, पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है। वही अर्थात निजी लोग ही सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दैट इकोनॉमी इन विच all the production producer units are controlled or operated by private sector. There is private ownership on all the enterprises, ठीक है, और the main motive of this type of economies are profit maximization. इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। There is no government intervention in economic activity of the private sector. यानी प्राइवेट सेक्टर की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। गवर्नमेंट इज लाइक ए सिक्योरिटी गार्ड। सरकार केवल जो है पहरेदार
की तरह कार्य करती है, ठीक है, विच सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ और बिजनेस और ट्रेड ऑफ द पीपल, जो कि लोगों के प्रॉपर्टी, बिजनेस और ट्रेड की सुरक्षा करती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आप लिखेंगे, बुक में आप ज्यादा ना जाएं। इसके बाद है इसकी कुछ लक्षण है, फीचर्स है। तो देखिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है इसमें, जैसा आपको बताया कि इस अर्थव्यवस्था में लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने और उसको अपनी डिजायर यानी अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करने का पूर्ण राइट होता है, पूरी तरह अधिकार होता है। गवर्नमेंट लोगों के इस अधिकार की केवल सुरक्षा करती है, सेफ्टी करती है, और सभी जो है ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक मशीनरी, टूल्स, लैंड और माइंस आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, निजी स्वामित्व के अधीन होते हैं, निजी लोगों के अधीन होते हैं। दैट क्लियर? इसके बाद यहाँ आ जाइए, पूंजी में ऐसी संपत्ति, पूंजीवाद में अंडर कैपिटलिस्ट आल्सो प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी भी होती है जिस पर सरकार और सारे समाज का अधिकार होता है। जैसे यानी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें सरकार का राइट होता है, जैसे सड़क, पार्क, रेल या विश्वविद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, ये सरकार के कंट्रोल में होते हैं। दैट क्लियर? इसके बाद प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म में ये बहुत आता है 2 नंबर में भी, कीमत संयंत्र। यानी कीमत संयंत्र क्या है? यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कीमत संयंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म जो है वो एक दर्शक की भूमिका में होता है, एक गाइड करने वाला होता है कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर्स को भी, ठीक है। अर्थात यहाँ इसकी सहायता से उत्पादक को और उपभोक्ताओं को ये निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि वो वस्तु को किस कीमत पर खरीदें, ठीक है। जैसे इस अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्री उत्पादकों और उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है। कीमत संयंत्र क्या है? इसका मतलब होता है कीमत बिना बाहरी हस्तक्षेप के डिमांड और सप्लाई द्वारा तय होती है। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब कुछ और नहीं है बल्कि है कि प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एट द पॉइंट, ठीक है। इस संबंध द्वारा उत्पादकों को यह निर्णय करने में सहायता मिलती है कि कौन कौन सी वस्तुएं और सेवाएं कितनी कितनी मात्रा में और किस किस समय पर कहां पैदा करें। कीमत संयंत्र द्वारा इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के संचालन और समन्वय, मांग और पूर्ति के संचालन एवं समन्वय लाया जाता है, ठीक है। संचालन में समन्वय लाया जाता है। इसके बाद है सभी आर्थिक क्रियाएं जैसे पहले पढ़ा, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, वो है प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा की डायरेक्शन पर ही चलती है। तो यहाँ प्राइस मैकेनिज्म का मतलब और कुछ नहीं है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज डिमांड एंड सप्लाई, ये प्राइस मैकेनिज्म। उद्यम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इसकी एक विशेषता ये होती है कि इसमें जो उद्यमी है, इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको पूरी तरह फ्रीडम होती है कि वो किस काम को करे और किसको ना करे। जो काम वो करना चाहता है वो काम कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार बंद कर सकता है, जब चाहे चला सकता है, जब चाहे उसका आकार बढ़ा सकता है, घटा सकता है। क्या करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, इस संबंध में जो इंटरप्राइजेज है या जो प्राइवेट सेक्टर है उसको पूरी तरह से फ्रीडम होती है। इसके बाद प्रतियोगिता और सहयोग। इस इकोनॉमी में उद्यम की स्वतंत्रता होने के कारण प्रत्येक वस्तु के उत्पादकों को बहुत अधिक संख्या होती है। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा होते हैं और उनमें उन वस्तुओं को बेचने के लिए प्रतियोगिता, कंपटीशन भी होती है, ठीक है। क्रेताओं में किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, यानी जिस तरह सेलर्स में कंपटीशन होता है, बायर्स में भी होता है, और मजदूरों में भी किसी नौकरी को यानी जॉब के लिए, ठीक है, कंपटीशन होता है। और यही श्रमिक एक दूसरे से मिलकर फिर भाई कंपटीशन होता है, और जब ये पॉइंट हो जाते हैं फिर एक दूसरे से मिलकर साथ काम भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं सहयोग।
यानी इसलिए कहा गया है कंपटीशन के साथ साथ इस प्रकार की इकोनॉमी, इस प्रकार की जो इकोनॉमीज हैं उसमें कोऑर्डिनेशन भी होता है या कोऑपरेशन भी होता है। इसके बाद है लाभ प्रेरणा। इस अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने की इच्छा ही आर्थिक क्रिया करने की सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा है। यानी द मेन मोटिव इज दिस टाइप ऑफ इकोनॉमीज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मेन मोटिव जो है इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का अधिकतम लाभ है। ऐसी अर्थव्यवस्था में कोई काम लाभ के बिना नहीं किया जाता। सभी उद्यमी ऐसे उद्योग धंधे चलाते हैं जिनमें अधिक लाभ मिलने की आशा हो। अतएव पूंजीवाद में उत्पादक मुख्य रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। इस प्रकार की जो इकोनॉमी है उसमें कंज्यूमर सर्वेंटी यानी उपभोक्ता का अधिकार होता है। ठीक है, सारा उत्पादक ढांचा यानी जितने भी उत्पादक हैं वो उपभोक्ता की इच्छाओं और मांग पर आधारित होता है, यानी डिपेंड करते हैं। ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस दैट गुड्स विच आर मोर डिमांडेड इन मार्केट। एक उत्पादक वही वस्तुएं उत्पादन करता है जिसकी डिमांड हो। ठीक है, और उपभोक्ता भी फिर उन वस्तुओं को कंज्यूमर डिमांडेड दोज गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स, जो उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद है श्रमिकों का वस्तु के रूप में प्रयोग। इस प्रकार की इकोनॉमीज जो होती हैं उसकी एक मुख्य विशेषता होती है कि इसमें जो लेबर है उसको ऐसे यूज किया जाता है जैसे किसी वस्तु को प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात फुल्ली एक्सप्लॉइट किया जाता है मजदूरों को या श्रमिकों को। ठीक है, और इसलिए जीवन निर्वाह के लिए उसे अपना श्रम बेचना पड़ता है। इसके बाद है सरकारी हस्तक्षेप नहीं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में जो है आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उसमें गवर्नमेंट का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अपने अपने निर्णय लेने में पूरी तरह फ्रीडम होती है उन्हें, और सरकार का कार्य केवल देश की व्यवस्था को बनाए रखना और बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना है। और लास्ट है स्वहित यानी सेल्फ इंटरेस्ट। पूंजीवाद की मुख्य विशेषता प्रेरक शक्ति, स्वहित की संतुष्टि यानी अपने हित की। स्वहित का मतलब है उस इच्छा से जिसके फलस्वरूप श्रमिक और व्यापारी वर्ग, जो लेबर वर्ग है और जो ट्रेडर वर्ग है, वो अधिक मनी इनकम प्राप्त करना चाहते हैं और उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से सभी सदस्यों को विवेकशील माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसके गुण बात करते हैं। इसकी मेरिट्स क्या क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, कि भाई इसकी सबसे पहली मेरिट है डाइवर्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं और सेवाओं में भिन्नता। यानी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की सबसे मेन फीचर यह है कि एक व्यक्ति को, एक उपभोक्ता को एक एक वस्तु की कई कई वेराइटीज प्राप्त होती हैं। ठीक है, और वस्तुओं को उपभोक्ताओं के रुचि के अनुसार ही उत्पादन किया जाता है। सेकंड है साधनों का उचित प्रयोग। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में केवल लाभ के दृष्टिकोण से ही उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस अर्थव्यवस्था में जो भी साधन उपलब्ध होते हैं वो उनका कुशलतम प्रयोग किया जाता है और उनका क्षय या क्षति नहीं होने चाहिए, वेस्टेज नहीं होने चाहिए। आप जानते हैं कि मान लीजिए एक प्राइवेट ऑटो है, वो ऑटो वाला उसको ड्राइव तब तक नहीं करता या चलाता नहीं है जब तक कि ऑटो पूरी तरह ना भर जाए। तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा से अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज करता है। तो काम की प्रेरणा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रत्येक व्यक्ति को काम करने की बहुत अधिक प्रेरणा होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी हम जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, वो हमारे बाद हमारे परिवार के नाम ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हर आदमी ज्यादा से ज्यादा कमाने पर जोर देता है, क्योंकि उसे ये डर नहीं रहता कि ये पैसा बाहर चला है। मान लीजिए जैसे अंबानी है, वो जो कमाएगा उसके बच्चों के, मुकेश अंबानी है, जो कमाएगा उसके बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाना है। ठीक है, तो अर्थात भारत के अंदर जो है उत्तराधिकार का नियम होने के कारण जो है और अधिक काम करने की प्रेरणा होती है, क्योंकि पता है कि हमारे बाद ये प्रॉपर्टी हमारे बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जानी। इसके बाद जीवन स्तर में वृद्धि। वस्तुओं और पदार्थों में विविधता होने के कारण वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन काफी सस्ता होता है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन, और उन्हें कम कीमत पर बेचा जाता है। इससे निर्धन लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। दूसरा, ऊंची आय वाले वर्ग बढ़िया और अधिक कीमतों पर मिलने वाले पदार्थों को खरीदकर अपना जीवन स्तर और ऊंचा उठा सकते हैं। इसके बाद है लोचशीलता। इस अर्थव्यवस्था का एक मुख्य गुण यह भी है कि लोचशीलता है, यह समय के अनुसार अपने आप को हर ढांचे में डाल लेती है।
ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके बाद इसकी डीमेरिट्स हैं। क्या डीमेरिट्स हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य दोष क्या हैं? आय और धन का समान वितरण, असमान वितरण, यानी इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ये होता है क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में गरीब आदमी और गरीब होता चला जाता है और अमीर आदमी और अमीर होता चला जाता है। जो अमीर व्यक्ति है वो इंडस्ट्री लगाता है, लोगों को रोजगार देता है, जिससे वो और अर्न करता चला जाता है, और गरीब जो है केवल लेबर का काम करता है, वो धीरे धीरे और गरीब होता चला जाता है। वर्ग संघर्ष, क्योंकि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम और वेल्थ का, इसलिए इसमें समाज के अंदर जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। वर्ग में अमीर और गरीब दो वर्ग, पूरा समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, जिससे जो है उनमें एक वर्ग जो धनी वर्ग होता है वो विलासिता का, ऐसो आराम, लग्जरियस लाइफ जीता है। जो गरीब वर्ग है उसको दो समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं होता है। श्रमिकों का शोषण, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य दोष ये भी है कि इसमें जो वर्कर्स है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है फुल्ली, उससे लगातार काम लिया जाता है और उसको कम भुगतान किया जाता है। इसके लिए अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता, यानी मिस स्पेंडिंग कह सकते हैं, और वेस्टफुल कंपटीशन। प्रतियोगिता जो इस अर्थव्यवस्था का एक मुख्य जो है लक्षण है, वास्तविक रूप से अपव्ययपूर्ण है। लोग कई बार वस्तुओं को उनके लाइफ पूरा होने से पहले ही जो है नई वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से पहले ही बेकार कर देते हैं। समन्वय की कमी, इस अर्थव्यवस्था में जो है लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। सहयोग और संगठन के अभाव में उत्पादकों के कार्यों में किसी प्रकार का समन्वय या तालमेल नहीं होता है। तो ये जो है आपका टॉपिक हो गया। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है इसमें, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में परस्पर निर्भरता। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हाउ माइक्रो एंड मैक्रो इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। देखिए, हम ये जानते हैं कि एक एक करके ही अनेक बनता है, ठीक है, यानी बूंद बूंद से सागर भरता है। तो माइक्रो मैक्रो पर डिपेंड है और मैक्रो माइक्रो पर डिपेंड है। जब भी एक जो उद्योग है अपने मजदूरों की मजदूरी तय करता है तो वो ये देख लेता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो है मजदूरी दर क्या है। इसी तरह तो माइक्रो तो मैक्रो पर डिपेंड हुआ, मैक्रो माइक्रो पर डिपेंड है, मैक्रो माइक्रो पर डिपेंड है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, मांग किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं हैं जो एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। तो उनके जोड़ को, डिमांड के जोड़ को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, यानी एक देश के सभी लोगों द्वारा जो मांग की जाती है उसके जोड़ को एग्रीगेट एडी कहते हैं,